बिकने में है मोल तुम्हारा, अनमोल है मेरे भाव। देखो मुझको छाप न देना, शहरी सभ्यता का अभिशाप न देना। देखो मुझको छाप न देना। इस गीत से इस प्रकाशन का प्रारंभ हुआ। ये गीत प्रोफेसर साहब ने सुनाया और खटकर जी अभिभूत हो गए। मेरे बड़े भैया हैं, मुझे अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, कहते ये तेरी ड्यूटी है, एक हफ्ते में सारी सामग्री प्रोफेसर साहब से इकट्ठी कर टाइप करके मुझे पहुंचा। मैं उसी दिन से बड़ी लगन से लग गया। रोज 4-5 चक्कर कटवाते थे प्रोफेसर साहब मेरे। कहते आज तो एक कविता मिली है। किसी दिन मूड नहीं होता, कहते आज नहीं मैंने ढूंढी। मैं महीने भर चक्कर काटता रहा और वो मेरा प्रयास और इनका गुण सबके सामने आया। धन्यवाद। पूरा सुनाता रहूंगा, मैं हूं ना। मैं कार्यक्रम के में जो हमने पूर्व निर्धारित किया है उसके अनुसार जो विद्यालयों के प्रधानाचार्य आए हैं कृपया वो मंच पे आ जाएं। उनके हाथों एक बार लोकार्पण। जो भी विद्यालयों के प्रधानाचार्य हैं, साथ में महाविद्यालयों के और विद्यालयों के प्रधानाचार्य कृपया जितने भी हैं मंच पे आए। कितने कीमती क्षण है। सारे हर पत्र के पत्रकार आ गए हैं। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। और आप जाइएगा नहीं, आपके हाथों भी यही काम होना है। चित्र लेके पत्रकारगण कृपया यहाँ उपस्थित रहें। धन्यवाद। चौहान साहब और सब श्रोतागण, क्योंकि एक का नाम ले तो बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। तो आज ये जो विशेष अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला, तो इसका श्रेय प्रोफेसर साहब को ही जाता है। मैंने अचानक ही 10 दिन पहले शायद बात की थी फ़ोन पे कि आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि एक प्रोफेसर MDU से आए हुए थे। तो इन्होंने कहा कि आप फिर संडे को आइए, एक प्रोग्राम है वहाँ पे। तो मुझे पूरा डिटेल्ड इसके बारे में नहीं पता था। तो फिर अपने प्रिंसिपल OP गुप्ता जी से बात हुई, जो कि AM कॉलेज के प्राचार्य हैं वर्तमान में। तो इन्होंने कहा मुझे भी चलना है। तो हम इकट्ठे आए, तो इस पुस्तक के बारे में ही चर्चा चली। तो मुझे लगा कि पुस्तक क्या, मैं तो साकार रूप से एक प्रोफेसर साहब को जानता हूँ और मेरी जो आत्मीयता, और मैं तो अपना मेंटर इनको कह सकता हूँ। ये महामानव महानायक हैं। तो मैं इसका बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि इसी स्कूल के प्रांगण में जो हम बैठे हैं, मुझे लगता है 70-80% लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर, मैनेजमेंट, किसी न किसी प्रकार से। तो मैंने 1980 में यहीं से ही मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इसी स्कूल से। और 86 में MA करने के बाद जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे इंग्लिश लेक्चरर की वैकेंसी है, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए आया। मुझे आज डेट याद है, 11 जुलाई 86 की बात है। तो रमेश जी यहाँ पे प्राचार्य पद संभाले हुए थे। ये महावीर KM कॉलेज से यहाँ पे डेपुटेशन पे प्रिंसिपल के तौर पर 86 to 88 रहे। और 86 में जो मेरा इंटरव्यू था पहला करियर का, वो इन्होंने लिया। तो पहला ही क्वेश्चन था, जैसे इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ था, तो इनके साथ एक सर थे गरी सिंह गिल जी, और एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो पहला क्वेश्चन जो रमेश जी ने पूछा कि वुड यू लाइक टू टीच? So I replied, why not sir, I am here for teaching. He said, pick up this duster and chalk and come with me. And he immediately took me to the class. एक क्लास थी यहाँ पे, मुझे एक कमरा भी याद है, जो शायद पहला दूसरा जो प्राचार्य कक्ष से, वो मुझे वहाँ पे ले गए। इन्होंने जाता यही कहा कि स्टार्ट टीचिंग। तो 10th क्लास थी और ये पीछे बैठ गए उनके टीचर के साथ। तो मुझे भी एकदम से लगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ। तो इन्होंने बताया कि इसको शुरुआत करें। तो जितना भी मुझसे हुआ तो मैंने पढ़ाया अपनी तरफ से। तो ये अचानक ही था। उसके बाद फिर हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने आए, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और बाद में इन्होंने कहा वेट करना। तो बाद में जो रिजल्ट था, तो सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि जैसा इन्होंने कहा कि मेरिट को प्रोटेक्ट करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। और जितने भी टीचर्स लगे, उस दिन 5 टीचर लगे थे, साइंस टीचर भी और भी। तो बाद में इन्होंने एक मीटिंग ली और जैसे ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिला, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद ये घर ले गए सभी को और एक कपोर्ट थी। और जाते ही इन्होंने कहा कि आप में से किसकी अप्रोच थी? किसी ने क्या किसी से कहलवाया था? तो सभी निरुत्तर थे।
तो ऐसे जो महानायक महामानव कोई वैसे ही नहीं बन जाता। तो इन्होंने हर तरह से मेरिट को प्रोटेक्ट किया, और जहाँ भी जिस महाविद्यालय में मैं जाता हूँ, क्योंकि 30 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस एज प्रोफेसर रहा है और 5वां साल प्रिंसिपल के तौर पर है, तो मैं इस बात को कभी भुला नहीं सकता। क्योंकि प्रिंसिपल बनने के बाद टीचिंग के तौर पे भी मैं 2.5 साल KM कॉलेज नरवाना में मैंने पढ़ाया, और एज ए प्रिंसिपल भी जब प्रमोशन मिली तो पहला सौभाग्य यहीं आने का मिला। तो आज इस विद्यालय के प्रांगण से मुझे बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि रमेश जी एक व्यक्तित्व, मानव महामानव, जिस प्रकार का एक साकार रूप हमें देखने को मिलता है, ये दुर्लभ ही है। और रामफल खटकर जी ने ऐसे महानायक को हमारे सबके सामने लाने का जो एक अद्भुत प्रयास किया है, वाकई में एक महान कार्य है। क्योंकि रमेश जी को केवल नरवाना में आसपास हम तो सब जानते ही हैं, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से चारों तरफ इनको जो लोग नहीं भी जानते इनसे प्रीतित होंगे और इनके जीवन से प्रेरणा लेंगे, और चारों तरफ इनका प्रकाश फैले, ताकि हर व्यक्ति, क्योंकि इस प्रकार का जो व्यक्तित्व तो विरला ही होता है, तो ये सबके सामने आए और ये प्रेरणा स्रोत हैं, और दूसरे व्यक्ति भी इससे प्रेरणा लें। दोबारा फिर मैं इनके सामने नतमस्तक हूँ और रामफल खटकर जी को बधाई देता हूँ इस महाकार्य। धन्यवाद। इस अंतरे मेरे आए गोधूली का अर्ध विराम में, नाइट क्लब का विश्राम न देना, देखो मुझको छाप न देना। ये प्रोफेसर रमेश। एक और अभी तुरंत एक कार्यक्रम बना है। प्रोफेसर साहब नरवाना के जनमानस में रचे बसे व्यक्ति हैं। यहाँ ये प्रधानाचार्य रह के गए, अभी कौशल जी ने बताया। तो आर्य स्कूल की प्रबंधन समिति आपको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित होना चाहती है। कृपया आप थोड़ा और कष्ट उठा लें एक बार। आर्य स्कूल के प्रबंधन में अध्यक्ष श्री चंद्रकांत आर्य, श्री वेदपाल आर्य, श्री धर्मपाल आर्य, प्रोफेसर जयपाल आर्य जो KM कॉलेज में प्राचार्य हैं, श्री सुरेंद्र लिखा, और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मनोज कुमार शर्मा। कृपया अपनी सामग्री लेके प्रेरित कर रही है, इस कार्यक्रम की शोभा बन रही है। ये बहुमूल्य क्षण विद्यालय के प्रांगण में पहुंचने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मनोज कुमार जी सम्मानित कर रहे हैं। उनका अभिनंदन। शर्मा जी शिक्षाविद, जिनके लिए शिक्षा प्रोफेशन से ज़्यादा मिशन है। शिक्षा प्रोफेशन हो ही नहीं सकती, मिशन है। सबके भीतर अक्षर ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान और राष्ट्र चिंतन हो। सम्मानित करके आशीर्वाद लेना, ये बड़े आह्लादित करने वाले क्षण हैं। आप सब इनके साक्षी हैं, सौभाग्यशाली हैं। पुनः आप सबका भी मैं वंदन करता हूं, और पुस्तक के लेखक श्री खट्टर जी को भी आप सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारी सम्मान के आदान प्रदान की परंपरा हमारी भारतीयता से बड़ी जुड़ी हुई है। राम जी शिव की पूजा करते हैं, शिव राम का दर्शन करने आते हैं। ये देवत्व हमारे रक्त में है, और उसी परंपरा का निर्वाह हम मंच पे देख रहे हैं आह्लादित हृदय से। मैं पूरी प्रबंधन समिति का आभार व्यक्त से आई जीवन में बहार है। आज मिले ऐसे शख्स जिसके दीदार से और प्यार से जीवन में बहार है, जीवन में बहार है। बहुत ही मान में सम्मान के योग्य पिता तुल्य प्रोफेसर रमेश कुमार जी और
बिल्कुल जैसे कि माली फूलों को बिटोर कर एक गुलदस्ता बना देता है, इसी प्रकार साहित्य को बिटोर कर एक साहित्यिक विधा का रूप देने वाले बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारे पिता तुल्य श्री रामफल खटकर जी और विशिष्ट मुख्य अतिथि हमारे देव जी, यह अतिशोक्ति नहीं होगी क्योंकि मैं उनके जीवन परिचय से वाकिफ हूँ कि वास्तव में वो देव ही मूर्ति है, अतिशोक्ति नहीं है, ये देव की ही मूर्ति है। यहाँ पर इस प्रांगण में पहुँचने पर वर्दी कमेटी की तरफ से, पूरे आर्यजनों की तरफ से और पूरे विद्यालय स्टाफ की तरफ से, हमारी तरफ से, जो यहाँ पर साहित्य की महान मूर्तियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, मातृशक्ति आई हुई हैं, और भी जो साहित्य से जुड़े हुए हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से सत 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 नमन करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ से बताया भी गया है कि प्रोफेसर रमेश जी जो यहाँ पर 1986 से 88 तक जो है उन्होंने चेयरपर्सन थे, और मैं उनके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका पढ़ाने का तरीका था, कि बच्चे ये सोचते थे कि कब हमारे गुरुजियों की क्लास आएगी और कब हम उनके व्यक्तित्व से परिचित होकर उनके जो ज्ञान रूपी गंगा का जो गंगा जल है उससे तृप्त होकर पी के अपने जीवन को सार्थक करेंगे, ऐसी इनकी टीचिंग लाइन। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस गुरुजियों ने जो पौधा लगाया था आज पूरा वट वृक्ष बन चुका है, और उसकी छाया के नीचे हम गुरुजियों ने इसको पिलर देकर बहुत ऊंचे पहुंचाए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि अटारी के ऊपर ईंट रख रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन जो है, जो नींव है, जो पिलर है हमारे गुरुजी हैं, इनके लिए भी जो है दोबारा फिर इनको सत सत नमन है। और इनका जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पढ़ाने का तरीका था, जैसे कि एक मदर का होता है, माँ प्यार भी करती है, दुलार भी करती है, डांटती भी है, ज्ञान भी देती है, हर तरह से लालन पोषण भी करती है, हर प्रकार से अपने पौधे को सींचकर, अपने बच्चों को सींचकर एक ऐसा उदाहरण बना देती है जिसके सामने हर समाज नतमस्तक हो जाता है। गुरुजियों ने भी ऐसे ऐसे यहाँ से प्रतिभाएं निकाली हैं जो कहते थे कि हम पढ़ नहीं सकते थे, और आज जो एक बड़ी रैपिड पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, ये गुरुजियों का व्यक्तित्व है, उनकी मेहनत है और उनका 100% डेडिकेशन झलकता है। और उन्होंने सोचा, बात भी हुई थी मेरे गुरुजियों से कि ये केवल विद्यालय लक्ष्य सीमित था। मैं सोचता हूँ कि मेरे विचार आगे जाएं और इन विचारों को जो है टेलीकास्ट करने के लिए, इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है बहुत ही बढ़िया जो है, एक मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे हिंदी साहित्य की आन बान और शान है, श्री रामफल खटकर जी को चुना, और उन्होंने अपनी प्रतिभा का ऐसा उदाहरण दिया कि सभी साहित्यकार उसको लोहा मानने लगे। तो गुरुजियों को भी बार बार सत नमन है। और हमारे परम आदरणीय श्री चौहान जी हैं, मेरे गुरु भी रहे हैं, इनकी लिखी हुई कविताएं मैंने गाई भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं। बहुत अच्छा जो है, जब भी हम इनके गाने गाते हैं तुम्हारे अंदर एक ऑटोमेटिकली संस्कार पैदा हो जाते हैं, जो संस्कार दिए जाते हैं वो संस्कार पैदा हो जाते हैं, इतनी एनर्जी आ जाती है कि मानो कि हमारे अंदर एक नया सूर्य उग गया है। गुरुजियों को भी मैं सत सत नमन करता हूँ, और यहाँ पर बैठे हैं सभी को मैं नमन करता हूँ। और प्रोफेसर रमेश जियों के लिए एक पंक्ति में जो अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि हमने गहरी रात को जुगनू पकड़कर उजाले नहीं किए, हमने गहरी रात को जुगनू पकड़कर उजाले नहीं किए, हौसले इतने हमारे अंदर थे, नया सूर्य बनाकर चमकारे कर दिए, नया सूर्य बनाकर चमकारे। धन्यवाद। और यहाँ प्रांगण में पहुंचने पर वर्दी कमेटी की तरफ से, पूरे आर्यजनों की तरफ से दिल की गहराई से आपको सत सत नमन और धन्यवाद।
बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत क्या मुझे दे दीजिए। हाँ देखा बहुत। बच्चे की ये कला और फलती फूलती रहे। दिख रहा है? ओके बेटा। इसको सामने ही रखना दो। और वहाँ रख दो। अपनी सुबह के सूरज उगाता हूँ खुद, मैं चरागों की सांसों पे जीता नहीं, जबर का जहर कुछ भी हो पीता नहीं, मैं जमाने की शर्तों पे जीता नहीं। मैं पत्रकारगण को, पत्रकार के पूरे जो वर्ग है उनको आमंत्रित करता हूँ पुस्तक के विमोचन के लिए। नगर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर प्रकार के माध्यम से जुड़े हुए पत्रकार, जिनमें से कुछ लेखक भी हैं, एक अभिनेता भी हैं, एक गायक भी हैं, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं लोग। हम इनको मंच पे पाकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और इनके माध्यम से पहुंची बात दूर तक जाती है। कृपया मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इस पुस्तक को पढ़िएगा। कि हम तो जब मैं तो छोटा सा था, जब मैंने भी थोड़ा बहुत लिखता था मैं, तो इनकी एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, प्रोफेसर में एक इनके शिष्य थे, प्रोफेसर रमेश जी के ही शिष्य रमेश राज जी, उनकी भी बहुत पुस्तकें रही हैं। और प्लास्टिक के फूल भी मैंने तो पढ़ी है, खैर बहुत ही अच्छी पुस्तक थी वो। मेरा निवेदन ये है कि आज के जो जिनको इसके बारे में नहीं पता, इसका एक पुनः प्रकाशन जरूर करवाया जाए प्लास्टिक के फूल का। अगर इसमें है, मैंने पढ़ा नहीं वैसे, अगर इसमें है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अब पुनः मैं डॉक्टर चालू और श्री, इस व्यंग में कितनी बड़ी बात छुपी है। ऐसी ही एक इनकी नाटक है, माचिस है। तो इस माचिस है में से मैं आपको पेज नंबर 275 से एक छोटी सी बात आपके सामने पेश कर रहा हूं, और आप इसे ये बाद में मैं पेश करूंगा। पहले आप इसे गुनगुनाए बिना नहीं रह सकेंगे, आप हंसे बिना नहीं रह सकेंगे। टीचर, एक अध्यापक एक डॉक्टर से बात कर रहा है और क्या कह रहा है, मुझे वकीलों से नफरत है। अगर कोई वकील साहिबान बैठे हैं तो इसे अन्यथा ना लें, लेकिन बात देखें कि डॉक्टर साहब ने लिखा क्या है। मैं अभी पढ़ा, मैं तो अभी पढ़ी है और अभी मन किया कि मैं बताऊं आपको। अध्यापक कह रहे हैं, मुझे वकीलों से नफरत है, घृणा है। क्यों? आपको नफरत क्यों है? हाँ, आपको नफरत क्यों है? क्योंकि, अब सुनिए, मुझे वकीलों से नफरत है, घृणा है। आपको वकीलों से नफरत घृणा क्यों है? क्योंकि मेरे ही एक विद्यार्थी ने वकील बनकर सबसे पहला मुकदमा मुझ पर ही कर दिया। तो आप किसी स्कूल में टीचर है, स्कूल में टीचर नहीं, कॉलेज में प्रोफेसर हूं, पर उसने आप पर मुकदमा क्यों कर दिया? उसका कहना था कि मैंने उसे जो भी कुछ पढ़ाया सब गलत था। उसका कहना था कि मैंने उसे जो भी कुछ पढ़ाया सब गलत था। वो अपनी फीस वापस मांग रहा है, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, तो ठीक ही किया, गलत पढ़ाने की फीस कैसी? अच्छा, तुम बोलते हो तुम्हारा कोई मरीज ठीक नहीं होता तो क्या तुम फीस वापस कर देते हो? तुम्हारा कोई मरीज ठीक नहीं होता तो तुम क्या फीस वापस कर सकते हो? और अगर मैं गलत पढ़ाता तो वो वकील बनता ही कैसे? अगर मैं गलत पढ़ाता तो वो वकील बनता ही कैसे? जैसा कि ये जब डॉक्टर, आंटी ऐसे नहीं, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सा घर बना दूंगी। मुन्नी मिसेस रूपा से एक छोटा सा बालू का घर न बनते देखकर खिलखिला उठती है और वो मिसेस रूपा की उंगली पकड़कर बालू के ढेर पर ले जाती है। देखो आंटी, ऐसे घर बनता है। मुन्नी बहुत सारा बालू रेत अपने पांव पर इकट्ठा कर लेती है और उसे बड़े ही प्यार से थपथपाती है।
फिर जैसे ही पाँव निकालती है तो बालू के घर में दरार पड़ जाती है। मुन्नी दोबारा पाँव जो है अपना रेत पर जमाती है और जैसे ही पाँव निकालती है फिर वो बालू के घर में फिर से दरार पड़ जाती है। मिसेस रूपा इतनी देर जब देखती है तो वो चीखती है, वो कहती कि दरार क्यों पड़ जाती है, क्यों बालू के घर में, क्यों बालू के घर टूट जाते हैं, बिना दरवाजे के, बिना दीवारों के, ये भावना के घर, 3 घंटियों वाले घर, एक लहर से बनने वाले, एक लहर से मिट जाने वाले घर, बालू के घर। तो बिल्कुल साक्षात ये बिल्कुल ही मार्मिक घटना है। किस तरह से आज जो है छोटे छोटे परिवारों का भी विघटन हो रहा है। संयुक्त परिवारों का तो है ही है, लेकिन जो एकाकी परिवार है उनका भी किस तरह से विघटन हो रहा है, उस मार्मिक तथ्य को इसमें बताया गया है। एक माँ, लघु कथा एक माँ। माँ, पिताजी ने मुझे 2 पैसे, पिताजी ने मुझे 2 पैसे और भैया को 1 आना दिया। मुझे 2 पैसे और भैया को 1 आना दिया। मुझे भी 1 आना दो, मुझे भी 1 आना दो। मुन्नी 2 पैसे के सिक्के को फेंक कर हाथ पर मारने लगती है। मुन्नी 2 पैसे के सिक्के को फेंक कर हाथ पर मारने लगती है। रंजना सिक्के को उठाकर उसके पास आई, मानो कह रही हो, ठुकराते नहीं बेटी, ठुकराते नहीं बेटी, रोना है तो उस भगवान के समक्ष रो जिसने तुम्हें लड़की बनाई, जिसने तुम्हें लड़की बनाया। बहन और भाई में 2 पैसे का भेद किया, बहन और भाई में 2 पैसे का भेद रखा। वो मुन्नी को गोद में खींचकर अपने सीने से लिपटा लेती है और कहती है, रोया नहीं करते, रोया नहीं करते, पैसे गंदे होते हैं, रोया नहीं करते, पैसे गंदे होते हैं। चूरन खाने से पेट खराब हो जाता है, चूरन खाने से पेट खराब हो जाता है। अच्छी बात है ना, शाम और मोहन से भी अच्छी, तुम्हारा पेट ठीक रहेगा। 2 पैसे का भेद भगवान ने बताया। मैं असीम जी को दोबारा आमंत्रित करता हूँ। असीम जी। धन्यवाद शैलेंद्र जी। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री जगबीर दोहन को, कृपया अपना वक्तव्य लेकर आए। श्रद्धेय मानवता की प्रतिमूर्ति व दिव्य व्यक्तित्व के धनी महामानव प्रोफेसर रमेश कुमार जी, इस पुस्तक के रचयिता श्री रामफल खटकर जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष KM राजकीय महाविद्यालय नरवाना के प्राचार्य ओम प्रकाश गुप्ता जी, और इस समारोह के मुख्य अतिथि देवदत्त जी देव, मेरे गुरुजी रामफल चहल जी और बहुत सारे विद्वजन जो इस सभा में बैठे हुए हैं, मैं सभी को इस अवसर पर हार्दिक नमन करता हूँ। और मैं ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि इतनी नरवाना और जींद के क्षेत्र की जो महान प्रतिभाएं इस अवसर पर उपस्थित हैं, उनके बीच में मुझे मंच साझा करने का मौका मिला है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर्वप्रथम मैं 2 बातें आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि देवदत्त जी देव के संदर्भ में भी कहना चाहूँगा कि ये एक साहित्य की त्रिवेणी जो है देवदत्त जी, रामफल खटकर जी और धर्मवीर आर्य जी। सर्वप्रथम इस त्रिवेणी के दर्शन मैंने शायद 15 अगस्त 1994 का दिन था, और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो उचाना में है, वहाँ पर देवदत्त जी देव की एक पुस्तक थी कर्ण, उसका विमोचन था। उसमें मैंने उस समय इस त्रिवेणी के दर्शन हुए थे, और उसके बाद इनका सानिध्य मुझे लगातार मिलता रहा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और देवदत्त जी देव के साथ मुझे लगभग 3 वर्ष काम करने का मौका भी मिला। इनके व्यक्तित्व से मैं इतना प्रभावित हुआ कि कोई भी कार्य जब मेरे जीवन का अहम कार्य हो, इनकी सलाह के बिना मैं नहीं करता। इनकी मैं एक छोटी सी घटना, जो कि साहित्य के प्रति कितने सचेत, और साहित्य के साथ साथ जीवन और अपने जो आदर्श हैं उनके प्रति भी कितने सचेत हैं,
उसका जिक्र करना चाहूँगा। एक बार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो राखी शाहपुर, राखी गढ़ी जिसको कहते हैं हम, वहाँ पर मैं हिंदी अध्यापक के तौर पर कार्यरत था और देव जी हिंदी प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत थे। मैं कुर्ता पजामा डाल के और विद्यालय में गया। वहाँ पर बैठे बैठे देव जी ने मुझे, हम दोनों ही बैठे, और एक बात कही कि जगवीर जी, ये कुर्ता पजामा स्कूल की फॉर्मल ड्रेस नहीं। एक अध्यापक को ऐसी ड्रेस ठीक से नहीं लगती, चाहे पहन तो कुछ भी ले, लेकिन एक अपना उस कैडर है और उस कैडर के अनुरूप ही ड्रेस होनी चाहिए। मैंने इनसे कहा, मुझे अफसोस है श्रीमान जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, और उनकी उस बात को मैंने जीवन में आत्मसात कर लिया। उस दिन के बाद कार्य दिवस के अंदर मैं कभी कुर्ता पजामा डाल के स्कूल या कॉलेज नहीं गया। तो इस प्रकार से देखिए कि कितने सचेत रहते हैं ये जीवन की के साथ साथ, और साहित्य की तो इनकी बात ही अलग है। लगभग 15 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और 3-4 जो एमफिल की डायटेशन लिखी जा चुकी है। शायद पीएचडी भी इनकी पुस्तक पर शुरू हो चुकी है, वो थीसिस आनी बाकी है। तो बहुत ही साहित्य के सुलझे हुए प्रतिभावान व्यक्तित्व हैं देवदास जी देव। और रामफल खटकर जी इस हमारे जिसके बांगर के क्षेत्र को कहते हैं, इसके अंदर जो हीरे मोती बिखरे हुए हैं या अभी तक समाज के सामने नहीं आ पाए हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनको एक एक करके चुन चुन के और समाज के सामने लाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मार्च के अंदर भी दादा हरद्वारी लाल, इनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, दादा हरद्वारी लाल, जो हम बहुत सारे खुद मैं भी उसके बारे में ज़्यादा सा नहीं जानता था। उनकी सूक्तियाँ, उनका काव्य, और इसी प्रकार से जो उनकी साहित्य के साथ साथ और डॉक्टरी लेवल की जो सूक्तियाँ थी वो बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं हमारे जीवन के अंदर। उनके ऊपर अमल करते हैं जब, तो वो हमारे सामने लेकर आए थे। मैं ऐसी प्रतिभा को अपनी ओर से हार्दिक नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं किसी प्रकार से हमारे जो साहित्य के धुरंधर हैं, जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाए हैं, उन मोतियों को इसी प्रकार से पिरोते रहेंगे। रामफल जी को भी दोबारा से फिर हार्दिक नमन। जैसा कि गर्ग दंपति अपने कविता कहानी के माध्यम से डॉक्टर रमेश जी की काव्य का रसास्वादन हमें करवा रहे हैं, उसी के तहत जब रामफल खटकर जी ने साक्षात्कार लिया था डॉक्टर रमेश जी का, मैं उसी के संदर्भ में अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। साक्षात्कार जो इन्होंने आमने सामने बैठकर जीवन के पहलुओं पर प्रश्नोत्तर प्रकाश डाला, उसको पढ़ने के बाद जो मैं समझ पाया हूँ डॉक्टर रमेश जी के दृष्टिकोण को, उन्हीं पर अपनी बात रखते हुए मुझे डॉक्टर रमेश जी का साहित्य पढ़ने के बाद उन महान व्यक्तित्वों का स्मरण हो जाता है कि एक अर्थशास्त्री होने के बावजूद साहित्य के अंदर इनकी विशेष रुचि रही, साहित्य लेखन किया। इसी प्रकार से हमारे जो अभी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हुई गीतांजलि श्री, पीछे जून के अंदर जिनको साहित्य का बुकर पुरस्कार मिला है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो खुद कहते कि मैं ऐसे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ी
जहां पर हिंदी बोलने पर न केवल डांटा जाता था बल्कि जुर्माना भी किया जाता था। और उसने अपनी माँ बोली के अंदर मातृभाषा में जब वह रेत समाधि उपन्यास लिखा और उसे बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि उसी प्रकार से अर्थशास्त्री होते हुए भी डॉक्टर रमेश जी ने अपनी माँ बोली के अंदर साहित्य की जो रचना की है, ऐसे महानुभाव विश्व स्तर के या ऐसा कहें कि बहुत कम होते हैं जो अपनी माँ बोली की तरफ और दूसरा विषय को छोड़कर अपनी माँ बोली की तरफ बढ़े और हमें उस ज्ञान से लाभान्वित किया है जो उन्होंने लिखा है। नरवाणा अक्षेत्र के अंदर जैसा साक्षात्कार ने बताया कि नरवाणा क्षेत्र के अंदर कोई भी साहित्यिक विधा होती है तो उस साहित्यिक विधा है या अन्य कोई क्रियाकलाप है, डॉक्टर रमेश जी की उपस्थिति के बिना वो अधूरा रह जाता है। उनका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर रमेश जी की किस प्रकार से पूरे नरवाणा के ऊपर यानी कि दिलों के ऊपर राज करते हैं और हर एक संस्था और हर एक व्यक्ति के मन में उनके प्रति कितनी आस्था और विश्वास है, कितना उनके ऊपर अपना मान सम्मान देते हैं। नरवाणा की मिट्टी के प्रति अगाध प्रेम ही डॉक्टर रमेश को महामानव बनाता है। उन्होंने जैसे ही रामफल खटकर जी साक्षात्कार लेने के लिए घर में प्रवेश करते हैं, प्राचीन वाङ्मय पुस्तकों की विशाल संग्रह वहां पर देखकर साहित्यकार अभिभूत हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार से माली बाग में फूलों को और पौधों को देखकर आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार से साहित्यकार के मन की जो चीज थी वो वहां पर उनके मन माफिक मिलती है और उसी को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। और इसी के साथ इनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जैसा कि यहाँ सत्य साईं बाबा की जो तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने इनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात किया, हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि केवल कर्म करना और कर्म करने के साथ साथ जो जरूरतमंद है उनको भी उनकी सेवा करना, जैसा कि सत्य साईं बाबा का मिशन भी था जरूरतमंद की सेवा करना, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं महामानव रमेश जी। अब जैसा आज पुस्तकालय में इन्होंने अपना एक पुस्तकालय बनाया हुआ है पूरा, और जिसके अंदर पुस्तकों का विशाल पुंज देखा जा सकता है। तो यानी कि आज की सामाजिक जरूरत है हमें कि हमें हर हमारे घर के अंदर भी, यदि हमें अपने बच्चों को भी कुछ प्रेरणा देनी है तो घर के अंदर शुद्ध साहित्य हमारे घर में होना चाहिए, क्योंकि पीढ़ियां बहुत ज़्यादा बदलाव की तरफ जा रही हैं और उस बदलाव का असर चाहे वो मोबाइल के माध्यम से या अन्य क्रियाकलापों से जो पड़ रहा है, यदि हमारे घर के अंदर शुद्ध साहित्य होगा तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में बच्चे उसको पढ़ेंगे और कुछ शिक्षा ग्रहण करके जीवन के जो संस्कार और मूल्य हैं उन संस्कार और मूल्यों को ग्रहण करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे पास यही है कि बच्चे हमारे जीवन मूल्यों को और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। ये महामानव के घर से ही संस्कार और मानव मूल्य वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवि का हृदय जैसा कि संवेदनाओं से युक्त होता है, तो इनका जो काव्य है वो बहुजन हिताय के साथ साथ स्वांत सुखाय वाले तत्व को प्रधानता देता है, यानी कि अपने सुख के लिए भी और हम सबके सुख के लिए भी वो साहित्य इन्होंने लिखा है। और जैसा कि खटकर साहब ने जब साहित्य की भाषा के बारे में बातचीत की और कि साहित्य की जो भाषा है प्रांजल और अलंकारिक होनी चाहिए, ऐसा मानना है। और
इनकी एक कविता लोकगीत है। उस लोकगीत में महामानव जी कहते भी हैं, दूध बिलोती गोरी के मुख पर, दूध बिलोती गोरी के मुख पर माखन सा मैं आया, और सीमा पर है लाली मेरी, सीमा पर है लाली मेरी, खेतों में हरियाली मेरी। अर्थात ये प्रांजल और अलंकारिक भाषा का एक उदाहरण इनकी काव्य से देखा जा सकता है। उसके बाद जैसा आज ऑनलाइन शिक्षा चल रही है और इस पर्सन पर, यानी कि क्या जो इस प्रकार से का साहित्य है वो हमारे जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उन प्रकाशित पुस्तकों के लिए क्या खतरा हो सकता है? इस प्रश्न पर भी बेबाक अपना जवाब देते हुए नजर आते हैं महामानव जी कि उससे जो आज ऑनलाइन लिटरेचर है मिल रहा है हमें, उससे वो हमारे लिए खतरा नहीं बल्कि हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि पुस्तकें जो है प्रकाशन के क्षेत्र में हम उसको जो ग्रहण कर लेते हैं प्रकाशन की पुस्तकों से, वो हम केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए तो ऑनलाइन वाला ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसको स्थायी तौर से हमारे पास स्मृति के रूप में रखने के लिए प्रकाशन महत्वपूर्ण है। तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रबुद्ध अर्थशास्त्री, चिकित्सक, कवि, अभिनेता, सामाजिक उत्तरदायित्वों को सहज स्वीकार करने वाले जो जागरूक नागरिक हैं प्रोफेसर रमेश जी। और जब लेखक उनसे पूछते हैं कि आपके पास क्या कोई प्रकाशित वस्तु है, आप तक जो आपने साहित्य लिखा उससे से संबंधित कोई है, तो उसके पास जब वो कहते कि प्रकाशित वस्तु मेरे पास नहीं है, तो उस समय लेखक के पास साक्षात्कारकर्ता को देने के लिए प्रकाशित कहानियां बेशक न हो, लेकिन उनके सामने यानी कि रामफल खटकड़ के सामने एक अमूल्य हीरा अपनी चमक बिखेर रहा था, जो साक्षात्कारकर्ता के अंतर मन को ज्ञान और विवेक से सरोबार कर रहा था। ऐसे महामूर्ति, ऐसी मानवता की सेवा करने वाले महामानव प्रोफेसर रमेश जी को बार बार दिल की गहराइयों से हार्दिक नमन है। मैं इसी बात को यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। कार बजा कर चले गए, मेरा मुंह खुलने पाए उससे पहले ही मीठी मीठी बात सुना कर चले गए। धन्यवाद दुहन जी। संस्थाओं के अध्यक्ष बैठे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, भगवती क्लब, मानव मित्र मंडल, कृपया मंच पे आते जाएं तुरंत। साहित्य शिखा के श्री उपेंद्र गर्ग, साइंस समिति के अध्यक्ष हैं नरेश जी, रोटरी क्लब, संस्कार भारती और श्याम प्रेरणा मंडल, कृपया मंच पे आ जाएं वो अध्यक्ष। राणा जी, राष्ट्रपति अवार्ड को बुलाया जा सकता है इनके साथ। कृपया कृपया सुभाष जी आए, आइए सुभाष जी। इनकी संस्था भी है सर, क्या नाम है संस्था का? लोक कल्याण मंच। लोक कल्याण मंच के अध्यक्ष, जो 1000 से ज्यादा 1000 रक्तदान शिविर लगा चुके हैं, और पति पत्नी केवल एकमात्र ये जोड़ा है पूरे देश में, दोनों राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। उनको मंच पे बुला के सम्मानित कर हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। श्री सुभाष तिगाना सर, देखिए आपके माध्यम से आपकी संस्था को हम अपना प्रेम पहुंचा रहे हैं। ये साहित्य की गरिमा आप पढ़ें और अपने सब सदस्यों तक पहुंचाएं। श्री धर्मवीर आर्य को अपना साहित्यिक वक्तव्य देने के लिए। आज का यह समारोह मेरे लिए बड़ा सुखद है, मुझे प्रेरित करने वाला है। मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रोफेसर रमेश जी का विद्यार्थी रहा हूँ
KM कॉलेज नरवाना में 1975 से लेकर 1979 तक लगभग 45 साल हो गए हैं। तब हम इनसे इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। पढ़ते क्या थे? ज्ञान की गंगा में गोता लगाते थे। इनकी पढ़ाने की शैली, इनकी समय की प्रतिबद्धता और लेक्चर के बीच बीच में आध्यात्म की बातें इतने सालों बाद भी मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। अनेक बातें हैं, कभी मिलूंगा प्रोफेसर साहब से तो शेयर करूंगा कि गुरुजी आपने हमें ये बात बताई थी। एक अर्थशास्त्री होते हुए इतना संवेदनशील हृदय इनके पास है। सामान्यतः अर्थशास्त्री संवेदनशील नहीं होता है, परंतु प्रोफेसर साहब में ये विशेषता रही कि अर्थशास्त्री भी रहे, संवेदनशील, दयालु और आध्यात्मिकता में तो बहुत ऊंचे स्तर पर इनकी पैठ रही है। मानव मात्र के प्रति कल्याण चाहने वाले, प्राणी मात्र का हित चाहने वाले, सुबह जब इनकी दिनचर्या शुरू होती है, सुबह से शाम तक लगातार लगे रहते हैं। उपनिषद में आता है चरवेती चरवेती, कहने को तो सभी कह देते हैं, परंतु इस उक्ति को, उपनिषद की उक्ति को वास्तव में अगर चरितार्थ कर रखा है तो प्रोफेसर रमेश जी ने कर रखा, जिनका एक एक क्षण कीमती है। इतने समृद्ध कुल में ये पैदा हुए। समृद्धि में ज्यादातर मनुष्यों को अहंकार आ ही जाता है, परंतु ये जो इनमें ज्ञान का प्रवाह बढ़ता रहा, परिवार बढ़ता रहा, ये और विनम्र होते चले गए। इतनी विनम्रता शायद ही कहीं हो। यहाँ इन पर यह उक्ति भी फिट बैठती है कि फलदार वृक्ष ही झुकता है। तो इन गुणों के कारण आदमी खुद नहीं बोलता है, उसका काम बोलता है। प्रोफेसर का काम सारा नरवाना बोलता है, ये कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये तो एक ज्योति के पुंज हैं। इस ज्योति पुंज को हम सभी यहाँ इकट्ठे होकर प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि ये दीर्घायु हो और हमें इसी तरह से प्रेरित करते रहें। रामफल खटकर जी मेरे कुलीग भी रहे, हमने इकट्ठे काम भी किया। साहित्य सेवी संगठन उचाना के संस्थापक हैं रामफल जी। जींद में हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था है, उसके प्रधान रहे हैं। और शायद हरियाणा में पहला हिंदी भवन बनाने का श्रेय ओम प्रकाश चौहान जी और रामफल खटकर जी को है, जो जींद में स्टेशन के पास बना हुआ है। जो रामफल खटकर जी के व्यक्तित्व को जानते हैं, वो ये मानते हैं कि इन्होंने अनेक नवोदित प्रतिभाओं को साहित्य के क्षेत्र में प्रेरित भी किया है और आगे बढ़ाया है। आज इनके द्वारा तैयार किए गए अनेक ऐसे युवा कलाकार हैं जो स्थापित हैं। मैं एक बात कई बार कहा करता हूँ, हिंदी साहित्य के जानकार अनेक यहाँ बैठे हैं, तो 1925 में लगभग 100 वर्ष पहले हिंदी के लिए जो कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, उसने अनेक प्रतिभाओं को तैयार किया था, वही कार्य 100 साल बाद रामफल खटकर जी कर रहे हैं। रामफल खटकर जी को भी मैं नमन करता हूँ। प्रोफेसर साहब के साहित्य के ऊपर 2 बात कहूँगा, समय कम है, थोड़ा ज़्यादा लग गया। प्रोफेसर साहब साहित्य की सारी विधाओं के सिद्धहस्त कलाकार हैं। जैसे बताया था, अभी साथ बताया कि ये पद्य भी लिखते हैं, गद्य भी लिखते हैं। गद्य में एकांकीकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, लघु कथा भी लिखते हैं, और बीच बीच में व्यंग का ऐसा पुट देते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इनकी रचनाओं को आप पुस्तकें आपके पास आ चुकी हैं सारी,
तो जब आप इनकी रचनाओं को देखेंगे तो लगभग सभी रचनाओं में एक ऐसा करारा व्यंग्य छुपा हुआ है कि पाठक उस लाइन को बार बार पढ़ने को मजबूर हो जाता है। इतने व्यस्त रहते हुए भी लिखने का समय प्रोफेसर साहब ने कहाँ से निकाला, ये इन्हीं की महानता है। तो इस अवसर पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आयोजकों ने मेरे को बोलने का समय दिया, मेरे गुरु के चरणों में श्रद्धांजलि देने का समय दिया, और इस अवसर का मैं साक्षी बना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, अपने सम्मान पुष्प लेके वो सम्मानित करना चाहते हैं प्रोफेसर साहब को। रफी स्मृति में अध्यक्ष हैं प्रभात जी, कमल जी बैठे हैं। मैं महासचिव से आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारे पूजनीय नगर के बड़े श्रद्धेय व्यक्ति प्रोफेसर रमेश जी को सम्मानित कर गौरव का अनुभव स्वयं भी किया है। धन्यवाद। ये गज़ल प्रोफेसर साहब द्वारा लिखी गई और हसीन राणा स्वर द्वारा कंपोज की गई है। अभी 2 दिन के समय में ही सर ने बड़ी अच्छी धुन इस गज़ल की बनाई है, तो मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके समक्ष। कोहरे से ढका शहर है, कोहरे से ढका शहर है, कुछ नजर नहीं आता। कोहरे से ढका शहर है, कुछ नजर नहीं आता। शाम सुबह या दोपहर है, कुछ नजर नहीं आता। कोहरे से ढका शहर है। ये गलियां पीछे मेरे बचपन की है यादें, ये गलियां ये कूचे मेरे बचपन की है यादें, बचपन की है यादें। एक याद कोई किस शहर है, एक याद कोई किस शहर है, कुछ नजर नहीं आता। कोहरे से ढका शहर है। ये पेड़ ये पौधे सभी हम उम्र है मेरे, ये पेड़ ये पौधे सभी हम उम्र है मेरे, हम उम्र है मेरे। उम्र का कौन सा पहर है, उम्र का कौन सा पहर है, कुछ नजर नहीं आता। कोहरे से ढका शहर है। हर बात हर शाख से टपके हैं ये पानी, हर बात हर
शाख से टपके है ये पानी, टपके है ये पानी, रोया आसमां या तहर है, रोया आसमां या तहर है, कुछ नजर नहीं आता, कोहरे से ढका शहर है। हर शख्स लगता है एक धुंधली सी परछाई, हर शख्स लगता है एक धुंधली सी परछाई, एक धुंधली सी परछाई, अपना है या गैर है, अपना है या गैर है, कुछ नजर नहीं आता, कोहरे से ढका शहर है, कुछ नजर नहीं आता, कोहरे से ढका शहर है, कोहरे से ढका शहर है। नाम मिले दाम मिले करने को काम मिले, अंतर की पीर मिटे मन को आराम मिले, मंच पर इनाम मिले खास मिले आम मिले, लगन से लगे रहो तो राम मोक्ष धाम मिले। इससे बड़ा ना कोई जीवन का मीत है, कल्प वृक्ष इस धरा पे शास्त्रीय संगीत है। संगीत की मैं संगीत का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं वंदना करता हूँ और इसी को आगे बढ़ाते हुए साई समिति के अध्यक्ष हैं श्री नरेश अरोड़ा, उनको आमंत्रित करता हूँ एक भजन के लिए, क्योंकि प्रोफेसर साहब का जो आध्यात्मिक चिंतन है वो सत्य साईं बाबा की तरफ से, और ये एक बहुत बड़ी स्वयंसेवी संस्था यहाँ कार्य कर रही है मानव सेवा के लिए, मानव उत्थान के लिए, और प्रोफेसर साहब स्वयं कार्य कर रहे हैं मानव निर्माण के लिए। तो उस संस्था के अध्यक्ष श्री नरेश अरोड़ा।